हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूषण साइंस। क्या आपको भी यही डाउट है कि मैम एम्स में 2025 में अगर हम देखें तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं केमिस्ट्री में? या क्या आपको ये डाउट है कि मान लीजिए लास्ट ईयर आपने जो केमिस्ट्री का पेपर उठाया उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% ही पेपर बन रहे हैं, या पीवाईक्यू जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, या कोचिंग में जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो इतनी तेज हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो नोट्स है दे आर नॉट इनफ फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू क्रैक द एम्स 2025। तो क्या ऐसा हो रहा है जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इतनी सारी चीजों में? तो कोई बात नहीं, अगर हमको इन सारी चीजों में प्रॉब्लम है तो आप सही वीडियो देख रहे हो, और आपने ये वीडियो जो स्टार्ट किया है इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा अगर आपको स्कोर करने हैं 30 आउट ऑफ 13 केमिस्ट्री। स्पेशली अगर मैं बात कर रही हूँ एम्स 2025, या अगर आप दे रहे हो बच्चों एम्स 2026 भी, तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण या उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? तो बताती हूँ। जैसे क्या होता है ना, आप देखना कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप उठा के देख लो, आप एक रिएक्शन याद कर लोगे, ठीक है, या आप एक इनऑर्गेनिक में से कोई एक पेज उठा के देख लो, एनसीईआरटी का ही एक दो लाइन पढ़ लो, फिर आप वो उठा के देख लो, या उस पेज को पूरा पढ़ लो। कहते हैं ना कि इनऑर्गेनिक में से एनसीईआरटी में से एज इट इज लाइन आ रही है, फिर भी आप अगर पीवाईक्यू उठाओगे तो भी आपसे पेपर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने फिर भी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपने पीवाईक्यू देख चुके हैं, आप टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, फिर भी आपको वो चीजें नहीं समझ में आ रही है। तो ऐसा क्या है, ये ऐसा क्यों है कि आपसे कोई केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बन रहे? और अगर नहीं बन रहे तो क्या रीजन है कि नहीं बनते? तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात यह है कि आपको एग्जैक्ट तरीका नहीं पता है कि केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेशली उन टॉपिक्स के बारे में, आप कह सकते हो उन चैप्टर्स के बारे में जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एम्स 2025 के लिए। मतलब अगर पिछले 10 साल का पेपर अगर आप उठा के देख ले तो ये 8 चैप्टर्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 8 चैप्टर तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। जैसे कि आप कोई गेम खेलते हो ना, उसमें बोलते हो कि हाँ यार ये टाइम लिमिट है, तो ये ही वो चैप्टर्स है उस टाइम लिमिट को ब्रेक करने का, ये आप कह सकते हो। अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए तो मैं नहीं, अगर मैं आपको 30 भी नहीं बोलूँ तो 25 तो आप आराम से ले आओगे। बाकी 30 बताने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी, किस तरीके से आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं उन चैप्टर्स को। पहला चैप्टर है बेटा उन मोस्ट इंपॉर्टेंट का, फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग। ये तो स्किप करना ही मत। अगर गलती से तुमने ये चैप्टर स्किप कर दिया ना तो मान लो कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो बनेंगे ही नहीं एम्स में, क्योंकि 10 के 10 बेस्ड होते हैं इन्हीं टॉपिक्स पे। हाइब्रिडाइजेशन बोल लो, ज्योमेट्री बोल लो, स्ट्रक्चर बोल लो, डायपोल मूवमेंट बोल लो। ये अगर आपको इसमें भी डाउट है कि इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं पता, तब तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपको बेसिकली क्या बता रहा होता है? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जिसे आप जानते हो। कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मान लो NH3 है, आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल होगा, पर क्या वो टेट्राहेड्रल है? क्या आप ऐसा कह सकते हो? कई लोग कहेंगे हाँ हाँ मैम कह सकते हैं, कई लोग कहेंगे नहीं। क्यों? जिनको पता है वो बता सकते हैं आंसर सही। उसमें होता है एक लोन पेयर, तो वो कैसे पता भाई? इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। हर तरीके की चीजें सेम नहीं हो सकती पूरी केमिस्ट्री में। आपने कोई चीज पढ़ ली तो वो चीज उसी स्ट्रक्चर में बनेगी जिस स्ट्रक्चर में आप इमेजिन कर रहे हो, इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये हाइब्रिडाइजेशन की गलती नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन की ही टेक्निक है। चाहे अगर आप बात कर लो वेस्पर थियोरी, या फिर आप बात कर लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, या अगर आप बात कर लो वैलेंस बॉन्ड थियोरी, ये सारी चीजें आपको बताएंगी किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनता है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी बात, ज्योमेट्री याद रखने का तरीका बहुत ही है, 3 4 बलून्स ले लो, और अगर हो सके तो 6 बलून्स लो और ज्योमेट्री पढ़ो, क्योंकि वो 6 बलून्स आपको एग्जैक्ट ज्योमेट्री बताएंगे किसी मॉलिक्यूल की, चाहे अगर उसमें लोन पेयर ही क्यों ना हो। फिर अगर आप पिछले 3 साल का पेपर अगर आप उठाओगे तो बेटा उसमें 2 तो ये बता सकती हूँ, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको डायपोल मूवमेंट के मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको नीचे दिए गए किसी भी निम्नलिखित 4 में से आपको बताया जाएगा कि बताइए किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, और आपको रीजन पता होना चाहिए बस। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है डायपोल मूवमेंट से, लेकिन हर साल आने वाला क्वेश्चन है। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज अगर आप मिस कर गए, तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर इन 4 टॉपिक को आप मिस कर गए तो केमिकल बॉन्डिंग तो छूट गई तुम्हारी। और ये जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है ना, ये इंटरेक्टिव फोर्सेस, वॉन डेर वाल फोर्सेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हाइड्रोजन फोर्सेस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोजन फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं।
चाहे आप जीओसी से बात कर लो, चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग से बात कर लो। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप कह सकते हो आईयूपीएसी आता ही आता है। जो स्ट्रक्चर होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, बच्चे तो वो स्ट्रक्चर के स्क्वायर ब्रैकेट को देख के डर जाते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है, वो डराने के लिए रखा गया है, पर तुम्हें डरना नहीं है एकदम। एक बार में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन में कोई बच्चा अगर सिंसियरली पढ़ ले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर है वो इजीली निकाल सकता है। तो आईयूपीएससी पे ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन आता है, और उससे ज्यादा अगर आप एम्स का पेपर उठाओगे तो आपको आइसोमेरिज्म और लाइगेंड से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बताइए क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है, क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, या फिर कह सकते हो कि क्या ये सिस या ट्रांस शो कर रहा है। तो वहां से क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये सब मैं प्रॉपर एनालाइज करने के बाद आपको बता रही हूँ, चाहे तो आप खुद भी पेपर उठा के इन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, और कंफर्म हूं मैं कि ये मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर अगर बात करते हो मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो आपको पूछा जाता है कि बताइए नीचे दिए गए निम्नलिखित वाले जो भी यौगिक है उनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अनुचुंबकीय आपने पढ़ाई होगा। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर तो मिस नहीं करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप पढ़ते हो 11th का 2nd चैप्टर है, जब आप पढ़ते हो तो आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। अगर आप कह सकते हो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही चीज बहुत आपको काम आएगी। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग कर ली है, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया है, तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी होने वाला है। फिर आता है थर्ड पे, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जिसे आप जानते हो जीओसी के नाम से। तो जीओसी में तो आईयूपीएससी आपका कहीं नहीं जा रहा। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, किसी भी फिनॉल की मान लो, कीटोन का मान लो, इथर का मान लो, फसादा कहाँ पे है, इथर वाले में। कैसे फंसाएगा, आपको दे दिया जाएगा CH3O CH2 CH3, बताओ इसका नेमिंग क्या है। जिसको पता है वो एग्जैक्ट नेमिंग बता देगा। अब इसका नाम मैं अगर बोल दूं मिथॉक्सी इथेन या इथॉक्सी मिथेन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच लगाना है। अप्रोच लगाना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है अगर आपने फोकस करके उस अप्रोच को पहले पढ़ा होगा। फिर आते हैं जीओसी के आइसोमेरिज्म में, तो यहाँ पे सिस ट्रांस से आता है, डेक्स्ट्रोलेवियो से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात आती है यहाँ पर आइसोमेरिज्म के, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एम्स में। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रिएक्शंस दे दिया गया और बता दिया गया है कि बताइए क्या ये SN1 है, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर, या इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर, या इलेक्ट्रोफिलिक बाइमोलिकुलर। तो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। रिएक्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा इसकी दर ये है, तो बताइए क्या ये SN1 है, क्या बताइए क्या ये SN2 है। क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी लगा सकते हो, और आपको बता रही हूँ जीओसी तो मिस करना ही मत, जीओसी पढ़ना भी मिस मत करना। अगर इसके क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी अगर तुमने इसको नहीं पढ़ा है ना बेटा, तो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 15 मार्क्स तो तुम्हारे 30 में से 15 to 20 मार्क्स जो जीओसी या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं वो तुम्हारे बिगड़ने वाले हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ। तो यहाँ पर चीजों को गड़बड़ाइएगा मत, जिस वे में बता रही हूँ उसी वे में पढ़ना है। दूसरी बात, यहाँ पर बेसिक रिएक्शन जो है वो इसी का पार्ट है SN1 SN2 का। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अगर बता दिया HNO3 के साथ में रिएक्ट करवा दिया, H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवा दिया, तो कौन से रिएजेंट को आप यूज कर सकते हो, किस रिएजेंट का यूज किया जा सकता है बेंजीन के ऊपर जोड़ने के लिए, वो आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे फेमस रिएक्शन दैट इज RMGX, 11th में पढ़ोगे। क्या होता है ना, 11th के बच्चों के लिए 11th 12th तो चलो सामान्य बात है, लेकिन 12th के बच्चों के लिए ये चीज बहुत बड़ी बात है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको सिर्फ 12th पे फोकस नहीं करना है, आपका फोकस 11th पे भी होना चाहिए। 11th जब तक आप साथ में रिवाइज नहीं करते चलोगे, समझ लो 11th तो छूट ही रहा है, 12th भी आपका आगे बढ़ जाएगा, बीच में फंस जाओगे तुम, समझ लो। तो वो कंडीशन मत लाना अपने साथ में। 11th का टॉपिक है भले ही RMGX, लेकिन जीओसी भले ही 11th का है, लेकिन इसको पूरा करना है, तभी 12th में क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना ऑर्गेनिक तो सिर के ऊपर से जा रही है।
समझ में आता है? उसके बाद 12th का सेकेंड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सेल्स के लिए जिंक कॉपर का सेल पूछा जाता है, कॉपर सिल्वर का सेल पूछा जाता है, हर साल का। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एनोड कैनोड कैथोड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि बताइए। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंसाता कैसे है। एनोड है, आपको पता होना चाहिए कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। अब क्या ये हर जगह सेम होने वाला है? आपको पता होना चाहिए किस सेल में, या अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक की, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इसके एनोड में क्या हो रहा है, इसके कैथोड में क्या हो रहा है, ये आपको पूछा जाता है। पेस्ट पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड के आजू बाजू जो पेस्ट है बताइए कौन सा पेस्ट है। जिंक का इलेक्ट्रोड है तो कौन सा पेस्ट होगा, मर्करिक सल्फेट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्वेश्चन आता है यहाँ पर। फिर आता है जैसे मान लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन तो ले आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर आता है ईएमएफ ऑफ द सेल बताओ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बताओ, या बताओ सेल पोटेंशियल किसको कहते हैं। अच्छा यहाँ क्वेश्चन ना सेल ईएमएफ की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं ईएमएफ, या फिर अगर मैं बोल दूं अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो, तो बच्चों को यहाँ पे होती है कंफ्यूजन कि मैम दोनों चीजों तो सेम साउंड करती है, दोनों चीजों का तो सेम टाइप की चीजें है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं सेल ईएमएफ की बात करूं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, या कहीं मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर दूं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही आपको फंसाएगा। और सबसे अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर अच्छे से पढ़ो तो। बहुत लोगों को इसमें डर लगता है कि मैम इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, तुम पढ़ते नहीं हो तो कहां से बनेंगे। ठीक है, फिर पांचवा चैप्टर जो छोड़ना ही नहीं है वो है हाइड्रोकार्बन। 12th के बच्चों के लिए बता रही हूँ, अगर आप 12th में हो या फिर अगर आप ड्रॉपर भी हो तो भी हाइड्रोकार्बन हर साल पूछा गया है बेटा। कहीं ना कहीं से इस हाइड्रोकार्बन का रिलेशन आ ही जाएगा, लिंक आ ही जाएगी। हेलोजन के साथ में हो गया, ऑक्साइड्स के साथ में हो गया, ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो गई, अल्केन अल्किन अल्काइन की जितनी नेमिंग रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन में पढ़ लो। नाइट्रेशन सल्फोनेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको पेरोक्साइड के साथ में लिंकेज मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे अच्छी रिएक्शन आती है ना मार्कोनिकोव रिएक्शन या एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, वो तो मिस ही नहीं करना है। जितनी नेमिंग रिएक्शंस है बच्चों, ये जितना आप पढ़ लो, जितना अच्छे से आप याद कर लो। और नेमिंग रिएक्शन को पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि क्लेमेंजन पढ़ लिया तो हो गया, पता है ये क्लेमेंजन है, ऐसा नहीं पढ़ते। जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना तो पता चलेगा अरे कि क्लेमेंजन है कि नहीं है, ऐसा आ जाता है टॉपिक। तो नेमिंग रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या है, पहले तो एक पेपर लो, उस पेपर पे 3 ऐसे 2 लाइन खींच लो स्ट्रेट वर्टिकल। इस साइड लिख लो सबसे पहले रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज होगा। फिर यहाँ पर लिख दो नेम ऑफ द रिएक्शन, किस रिएक्शन में होगा। फिर यहाँ पर लिख दो प्रोडक्ट या फिर लिख दो यूज। प्रोडक्ट लिखो तो अच्छी बात है, याद कर सको तो, अदरवाइज लिख दो यूज, क्योंकि रिएजेंट बहुत सारे इसमें यूज होते हैं। उनका यूज क्या होता है, जैसे अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, या अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, या मान लो अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर एलिफेटिक ऐड कर दिया फ्रिडल क्राफ्ट में मान लो, तो ऐसे नेमिंग रिएक्शंस होती है। तो कुछ ऐसी नेमिंग रिएक्शंस है जो हर साल आती है। मार्कोनिकोव हो गया, हाफमैन हो गया, क्लेमेंजन, कनीजारो, वुड, स्वार्ट्स, फिंकलस्टाइन, या अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट, या राइमर टाइमन की बात कर लो, राइमर टाइमन भी कहीं नहीं जा रहा। तो ये रिएक्शंस आ सकती है। अच्छा अब देखो, जब आप एम्स के लिए पढ़ाई करते हो ना तो क्या होता है, बीएससी नर्सिंग के लिए आप कर रहे हो तब तो आपको पता है कि नेमिंग रिएक्शंस आएगी। एम्स के लिए नेमिंग रिएक्शंस पूछता कैसे है कि ये क्लेमेंजन रिडक्शन रिएक्शन है, ये आपका क्या बोलते हैं, तो जो भी आपको दे दिया ये अभिकर्मक है, इसका उत्पाद बना दो। आपको पता नहीं है, आपको अगर आपको रिएजेंट याद आ गया तब तो बढ़िया है, नहीं याद आया तो गया। क्योंकि जिस बच्चे की पकड़ रिएजेंट में है वो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट को तो पूरा घोल के पी चुका है। मान लो रिएजेंट पढ़ लिया तो पूरी केमिस्ट्री को समझ लिया, और रिएजेंट जहां भूले तब तो फिर समझ लो। फिर आते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर पे। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अल्कोहल को हम कहते हैं OH, फिनॉल मतलब C6H5OH की अगर मैं बात कर दूं इस तरीके से, इथर की बात कर दूं तो ROR। ठीक है, क्वेश्चंस आपको यहां से आते हैं, वुड्स रिएक्शन से आते हैं क्वेश्चंस आपको यहां से आते हैं, एरोमेटिक से। अल्कोहल तो बहुत बेसिक हो जाता है, लेकिन अल्कोहल के क्वेश्चंस आते हैं, बट फंसाता आपको फिनॉल्स में है। 4 अलग तरीके के फिनॉल्स दे देगा ऊपर पे, उसी बेंजीन रिंग पे यहाँ पर NH2 ऐड कर देगा, कोई हेलोजन ऐड कर देगा, COOH ऐड कर देगा,
या कोई भी अलग ऐसा कंपाउंड जो लग सकता है कि आपको ऐड करके दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ सकता है, किसकी एसिडिटी का क्रमांक पूछ लिया कि मान लो बताइए निम्नलिखित ये 4 जो यौगिक है, चलो इनका बताइए कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में इनको रखो या इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट के क्रम में रखो। अब उस टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लो कि इंक्रीजिंग में बोला है, डिक्रीजिंग में बोला है। आप पहले खुद उस 4 कंपाउंड को देखो, उसको नंबरिंग करो, नंबरिंग आपने किस हिसाब से की है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेना है। और जैसे आप देखते हो फिर मैच करो आंसर से एंड देन डन। ऐसा नहीं कि आंसर 1 2 3 4 हाँ ये लग रहा है नहीं, वो काटेगा तुम्हारे मार्क्स। लगेगा तो वो भी मार्क्स बोल रहा है मुझे भी लग रहा था तुम टॉप करोगे, नहीं कर पाए, तो वो चीज गलत नहीं करनी है। उसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बच्चे स्किप कर देते कि पूरा थियोरेटिकल है, डेयरी का क्वेश्चन है, दवाइयों का क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे आते हैं और हर साल एक क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो स्कूबा डाइवर क्वेश्चन आया हुआ है, स्कूबा डाइवर अगर टैंक लेके जा रहा है, पानी के अंदर जा रहा है, डेप्थ में जा रहा है, तो उसको कौन सी बीमारी हो रही है, या उसके टैंक में कौन सी गैस है, या पूछा जाएगा हाई अल्टीट्यूड में पानी क्यों मतलब जल्दी उबल जाता है। ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के हैं। साथ में आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे दवाइयों के भी नाम हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। एनेस्थीसिया के बारे में पूछा जाता है, एनेस्थेटिक दवाइयाँ बताओ, या पूछा जाता है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ कौन सी है निम्नलिखित में से। तो ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना, यहाँ पे हम स्किप कर जाते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल होता है, तो इसके लिए तो मैं स्लैश लिख के यहाँ पर लिखना चाहूंगी कि बायोमोलिक्यूल या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से कोई एक चैप्टर पढ़ लिए तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा फिक्स है, और अगर दोनों पढ़ लिए तो 2 क्वेश्चन तो आराम से फिक्स है। तो इनको मिस नहीं करना है। ये तो तुम्हारे कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो तुमको बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाने हैं, बिल्कुल भी। इनके साथ जब तुम 30 आउट ऑफ 30 चाह रहे हो तो फिर लिख लो केमिकल काइनेटिक्स, ये मिस नहीं करना है तुम्हारे सिलेबस से। थर्मोडायनामिक्स ये मिस नहीं करना है। अच्छा, अब पिछले 2 साल के पेपर उठाओ के तो उसमें एक और क्वेश्चन आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर मैं मान के चलूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस दे सकता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल मिस नहीं करना है। और इससे इंपॉर्टेंट जो मिस नहीं करना है दैट इज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो रेडॉक्स तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, रेडॉक्स के बिना इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं है, तो रेडॉक्स पढ़ो, इक्विलिब्रियम भी याद हो जाएगा जल्दी। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें मिस नहीं करने हैं, बिकॉज इनको अगर आपने मिस कर दिया, अल्डिहाइड, कीटोन एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ये चैप्टर्स आपको 30 आउट ऑफ 30 ला के दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली तो हो गया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझो, पूछना क्या चाह रहा है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना समझो, किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। अरे ये तो आता है, ये तो कर लेंगे, 2 मिनट में हो जाएगा, अभी तुमको 2 मिनट लग रहा है, वो 30 सेकंड हो जाता है 2 मिनट से घट के एग्जाम पे। एक क्वेश्चन अगर आप 30 से 60 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हो तो तुम क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। और जहां तुमने 1 मिनट से ज्यादा ले लिया किसी क्वेश्चन पे, गड़बड़ा गए तुम अपने रेल से, ट्रेन भटक गई है तुम्हारे रास्ते से। तो ये चीज नहीं करना है। अभी से अपने आप को उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलाओ कि तुम एम्स का पेपर देने बैठे हो, पीवाईक्यू एनालाइज करो। सबसे पहले जो अप्रोच होती है वो होती है एनसीईआरटी। क्यों एनसीईआरटी क्यों कहते हैं सबके सब? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लॉजिक क्लियर होंगे, कौन सी चीज क्यों हो रही है उसका फॉर्मूला बैठा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, क्यों सिंपल, सबसे पहले वाई, फिर बैठा है इसके अंदर कॉन्सेप्ट हाउ, कैसे, क्यों होगा, कैसे होगा, बस ये आपको पता है। एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, ये 2 आपको कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल पॉइंट समझ गए। फिर क्या करना है हमें, जैसे आपने ये देख लिया, अब उठाओ पीवाईक्यू एनालाइज करो। जैसे आपने एनसीईआरटी देख लिया, अब पीवाईक्यू की क्या एनसीईआरटी के लेवल का पीवाईक्यू पूछा गया है, पिछले साल पूछा गया है, या उसके पिछले साल, या उसके पिछले, ऐसे करते करते 5 साल के पीवाईक्यू एटलीस्ट आपको एनालाइज करने हैं। जैसे आपने इसे एनालाइज कर लिया, आपने ये कर लिया, अब अपने माइंड में रखो डाउट क्लियर। डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ो, डाउट क्लियर रखो अपने माइंड में। जैसे आपका बच्चों डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप जो पीवाईक्यू आपने देखा है, अगर आपको लग भी रहा है, तो पहले आपका डाउट क्लियर जब हो रहा होगा ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो पीवाईक्यू देख के अपना जो प्रोसेस लगाया है, अपनी जो अप्रोच लगाई है, क्या वो सही थी या नहीं थी। तो
डाउट क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए, और ये इन्हीं दोनों चीजों से आएगा। समझ गए? जैसे आपका डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर होने के बाद फिर लगाओ मॉक टेस्ट, फिर लगाओ टेस्ट सीरीज, और उसके बाद में जहां से क्वेश्चन, जितने रिसोर्सेज से क्वेश्चन जुगाड़ सकते हो करो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और इन सब के साथ में एक चीज आपको जो पैरेलली बनानी है वो है आपके नोट्स। लेक्चर मिस नहीं करना है, लेक्चर मिस कर गए तो नोट्स मिस कर जाओगे, और नोट्स मिस कर गए तो कितना भी पढ़ लो कुछ मतलब नहीं है। एक ही टीचर से पढ़ो, प्रॉपर लेक्चर अटेंड करो, डाउट भी प्लीज उनसे पूछो, कहीं पे भी डाउट फंस जाता है इसमें उन्हीं से पूछो। नोट्स प्रॉपर बना के रखो, पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट होने चाहिए। अब इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज रियली वास्ट, तो आप जब पढ़ते हो आप रट्टा मार लेते हो कि भाई स्किप कर लेंगे इसको, लेकिन स्किप नहीं करना है। जहां तुम स्किप करोगे वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर तुम्हें डाइबोरेन पता है कि हाँ भाई डाइबोरेन जरूरी थोड़ी ना है, डाइबोरेन ही पूछ दिया, लेकिन वो डाइबोरेन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। और ये सबके साथ होता है, जो पर्सन स्किप करता है किसी पॉइंट को वहीं से क्वेश्चन आता है, और वो जाके फिर एग्जाम में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये जितने पॉइंट है ना, ये एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, डाउट क्लियर, मॉक टेस्ट, नोट्स, यही सारे पॉइंट्स किसी टॉपर के लिए काम आते हैं। और अगर तुम्हें स्पेशली अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री में बेटा आपको 30 आउट ऑफ 30 चाहिए एम्स में, तब तो ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज नोट्स ही केमिस्ट्री के आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत टिक कर जाओगे विद इन 10 to 20 सेकेंड, और नहीं तो फिर तो आप 1-1.5 मिनट तक उसके बारे में सोचते रहोगे। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, बिकॉज यही डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को। केमिस्ट्री अगर क्लियर हो गई तो सिलेक्शन के एकदम पास हो आप। अगर केमिस्ट्री में भी डाउट रखोगे तो फिर तो तुम सिलेक्शन के लिए अगले साल तक वेट करोगे। तो वो चीज माइंड में नहीं होनी देनी है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं केमिस्ट्री के। स्पेशली अगर आपको ये चीज चाहिए अपने लाइफ में, तो कहाँ पे, इस एग्जाम में। तो आई होप आप लोग पढ़ना चालू कर चुके होंगे, एनसीईआरटी घोल के पी रहे होंगे धीरे धीरे रोज, और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे जितने हो सके उतने, और इसी तरीके से नोट्स भी बनाते चलो। और जिस पॉइंट में जहां डाउट फंसता है कमेंट जरूर करना इसी वीडियो में, ताकि मैं उस डाउट को उसी टाइम आपके लिए क्लियर कर सकूं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, थियोरी भी क्लियर हो, और प्रैक्टिकली अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो, फिजिकली अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हो तो भी डाउट क्लियर हो जाए। तो इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहेगा भूषण साइंस से। मैं फिर वीडियो लेकर आते रहूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।